नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 8 की। और यह चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं वो है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, यानी भारत के निर्यात की दशाएं क्या हैं और दिशाएं क्या हैं और किस तरह से इनमें चेंज आते गए हैं। इसी तरह से भारत के आयात की दिशा दशा और इसमें परिवर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर भारत का व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सी पोर्ट्स को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो ऐसा क्यों है और भारत में कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की लोकेशन देखेंगे कि भारत में कौन कौन से मुख्य मुख्य एयरपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापार होता क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में एक चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस था। तो उसी का भारत के संदर्भ में ये चैप्टर एक कंटिन्यूएशन है। तो बेटर है कि पहले आप उस चैप्टर को देखिए देन इस चैप्टर को देखिए, तो दोनों में कोरिलेशन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो थोड़ा सा रिकॉल के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बेसिकली वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है और यह म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है सारे देशों के लिए। तो या तो व्यापार द्विपक्षीय होता है या तो व्यापार बहुपक्षीय होता है। तो बहुपक्षीय व्यापार में सारे देश तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। तो तुलनात्मक लाभ का मतलब ये होता है कि जैसे ये कंट्री ए दूसरा कंट्री बी, तो ए बी से जिन वस्तुओं का आयात करता है, यदि ए अपने प्रोडक्ट करे तो वो वस्तुएं महंगी पड़ेंगी। इसी तरह यदि बी ए से कुछ भी वस्तुओं का आयात करता है और उन्हीं वस्तुओं का वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करे तो वो उनको महंगी पड़ती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यापार का जो बेस है वो बेस है तुलनात्मक लाभ, और इसी तुलनात्मक लाभ पे हमारे हर तरफ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित है। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समय के साथ बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। और स्पेशली आजादी के बाद की बात करते हैं तो जो 1950-51 में जो भारत का ट्रेड 1214 करोड़ था, अब वो ट्रेड 2016-17 में 44,29,762 करोड़ हो गया और यह समय के साथ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस व्यापार के बढ़ने के तीन मुख्यतया कारक हैं। तो जो पहला कारक है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो विनिर्माण उद्योग बहुत ज्यादा भारत में बढ़े भी हैं। दूसरा कारण है लिबरल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो 1990-91 की नीति से पहले की नीति थी वो बेसिकली संरक्षणवादी थी, और 1991 के बाद भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुलना प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे खुलना शुरू हुआ, एफडीआई का इनफ्लो और वर्ल्ड मार्केट से हम जुड़ते चले गए, और वर्ल्ड मार्केट के जुड़ने का परिणाम ये हुआ जिसको हम तीसरे फैक्टर के रूप में देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में बहुत ही ज्यादा विविधतापूर्ण वस्तुओं की भरमार हुई। इन तीनों कारकों ने भारत के आयात, निर्यात और कुल व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब भारत के निर्यात के चेंजिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो ये टेबल है, इस टेबल में हम देख सकते हैं ये हमारा एक्सपोर्ट है या निर्यात है और दूसरा इंपोर्ट यानी आयात। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयात और निर्यात का जो असंतुलन होता है या जो अंतर होता है उसको हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में नहीं है। तो इस डाटा का जब एनालिसिस करते हैं तो ये 2004-05 का डाटा है, और 2004-05 में हम देख सकते हैं कि -125,725 ये वैल्यू करोड़ में है। 1,25,725 करोड़ का हमको व्यापार असंतुलन हुआ, यानी हमारा निर्यात हमारे आयात से कम रहा। इसी तरह से हम देख सकते हैं हर ईयर में ये क्रमिक रूप से बढ़ता गया, और 2013-14 के बाद धीरे धीरे इनमें कमी आती गई। 2009-10 में ये 5,18,202 करोड़ रुपए का व्यापार असंतुलन था। इसी तरह से 13-14 में यह 8,10,423 करोड़ का व्यापार असंतुलन था, और 2016-17 में 7,25,082 करोड़ रुपए का ट्रेड इम्बैलेंस था, यानी हमारे आयात निर्यातों की अपेक्षा अधिक थे। तो इस तरह से भारत से पूंजी का प्रवाह बाहर की तरफ हुआ, और 2023 के आंकड़ों में 6,42,996 करोड़ रुपए का व्यापार असंतुलन रहा है। तो भारत में हम देख सकते हैं कि व्यापार के दृष्टिकोण से हमारा आयात निर्यात से सदैव अधिक रहा है। और इसी को इस डायग्राम की सहायता से देखते हैं, ये हमारा इंपोर्ट है, यानी ये जो
कर्व है ये हमारे इंपोर्ट को शो करता है, और नीचे वाला जो कर्व है ये हमारे एक्सपोर्ट को शो करता है। तो इस डाटा पे देख सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट सदैव इंपोर्ट से कम रहा है। तो निर्यात कम होने के कारण व्यापार संतुलन हरदम भारत के प्रतिकूल रहा है। इस ट्रेंड में हम एनालाइज कर सकते हैं कि 2013-14 के बाद ये व्यापार संतुलन का जो अंतर, जो आयात और निर्यात का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। और इसके प्रमुख कारण है कि भारत में निर्यात कुछ बढ़े हैं। अब जैसे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सेवाओं का निर्यात पिछले 8 वर्षों में 2 गुना हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे जो आयात के पदार्थ हुआ करते थे, आयात की मदें हुआ करती थी, उनका उत्पादन भारत में किया जा रहा है वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत। तो इसलिए यह अंतर कम हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, 7 है, देन 6 हुआ। और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि हमारे निर्यात बढ़ाए जाएं और आयात की अमाउंट में कमी की जाए। और इसी तरह से जैसे अभी हम समझेंगे कि हमारे आयात में एक बहुत बड़ा मद पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादन का है, तो इसके अल्टरनेटिव विकल्पों के बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो उस तरह से हमारा आयात व्यय कम होता जाएगा। इन निर्यातों की प्रमुख मदों को देखते हैं कि भारत सरकार क्या क्या चीजें निर्यात करती है। तो निर्यात करने में हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो रिसेंट इसका परसेंट है वो दैट इज 12.3% ओनली। जिसमें सबसे बड़ा भाग है वो भाग है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं, जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, और ये शेयर होता है 73.6%। इनके बाद हमारा ये एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट जैसे फल हैं, अनाज हैं, अचार हैं, इस तरह के मदों का निर्यात किया जाता है। और इसमें जो तीसरा पार्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, यानी हम पेट्रोलियम का तो आयात करते हैं और जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं उन बाई प्रोडक्ट्स को कुछ निर्यात करते हैं। तो यह मद है 11.7% जो 2016-17 के आंकड़े हैं। और इसी शेयर में एक छोटा सा शेयर है ओर और मिनरल्स का, जो खनिजों का निर्यात किया जाता है, वो 2% या उससे थोड़ा सा कम है। जब हम भारत के आयात की बात करते हैं तो यह समय के साथ इसके प्रतिरूप में बहुत परिवर्तन आए हैं। और बेसिकली जब हम स्वतंत्रता के बाद देखते हैं तो 1950 से 60 के बीच में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम होता था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जो माइग्रेट होकर लोग आए बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से, शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय हमारे इंपोर्ट की जो मुख्य वस्तुएं हुआ करती थी वो होती थी खाद्यान्न वस्तुएं, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, और मशीनरी और जो अन्य प्रकार के यंत्र हैं, इनका आयात भारत सरकार करती थी। लेकिन 70 के दशक के बाद जब हरित क्रांति भारत में सफल हुई तो अनाजों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा और अन्न उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ, तो अनाजों का आयात काफ़ी कम हो गया। लेकिन उसी दशक में जो 1973 की पेट्रोलियम क्राइसिस थी, तो पेट्रोलियम क्राइसिस में पेट्रोलियम के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े, और दाम बढ़ने से चूंकि ऊर्जा की डिमांड बहुत अधिक थी तो हमको एक आयात के व्यय के रूप में पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा। तो इस दशक में जो अन्न अनाज का आयात किया जाता था वो रिप्लेस हो गया पेट्रोलियम के आयात से। और पेट्रोलियम के अलावा विभिन्न प्रकार की मशीनरी, खाद्य तेल, और खाद्य तेल के साथ साथ जो केमिकल थे, केमिकल का भी आयात काफी हद तक बढ़ने लगा। अब इस आयात के मदों को जब हम देखते हैं तो जो हमारी आयात मदें हैं ये 2016-17 की बेसिकली हम बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी मद है, इसमें 26.7% ये ईंधन का है। और इस ईंधन में जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो कोयला है, इनका आयात सबसे अधिक रहा। इनके साथ साथ जो कैपिटल गुड्स हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, इनका आयात रहा 13.6%। और जो फूड और एलाइड प्रोडक्ट हैं इनका आयात रहा 5.6%। तो पूरे शेयर को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा आयात व्यय है वह ऊर्जा के ऊपर जा रहा है। यदि हम आयात के मदों की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी मद है वो है पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट की। और इसके बाद जो दूसरी मद है वो दूसरी मद है फर्टिलाइजर, और जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, जो उर्वरक के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनका है। इनके बाद नॉन फेरस मेटल्स की जो थर्ड मद है। और जो नॉन फेरस खनिज पदार्थ होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ गोल्ड की है। और सोने के साथ साथ जो अन्य मद है जिस पे भारत खर्च करता है वो है बहुमूल्य पत्थर, और इनके बाद फिर से एक केमिकल प्रोडक्ट की। तो ये हमारी कुछ आयात की प्रमुख मदें हैं जिसमें सबसे ज्यादा भाग पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स का है। अब ये आयात और निर्यात को देखने के बाद हम भारत के व्यापार की दिशा के बारे में देखते हैं।
तो भारत सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ कहाँ से करता है, इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा व्यापार एशिया और आसियान कंट्री से होता है, और ये 2017 में ये लगभग 15,44,520 करोड़ के आसपास था, ये एशिया और आसियान कंट्री में। इनके बाद जो दूसरे नंबर पे शेयर है वो हम शेयर करते हैं यूरोप के साथ। तो भारत की व्यापार की जो दिशा है वो पहले नंबर पे हमारा व्यापारिक भागीदार एशिया और आसियान के देश हैं, दूसरे पे यूरोप है, और तीसरे पे इस पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका के जितना ही लगभग लगभग अफ्रीका है, और लैटिन अमेरिका जो सबसे हमारा छोटा व्यापारिक भागीदार है। तो भारत का व्यापार लैटिन अमेरिकी देशों के साथ कम है पूरे वर्ल्ड की तुलना में। और यदि इस व्यापार को हम देशों के अनुसार एनालिसिस करते हैं तो यह एनालिसिस कुछ इस तरह से निकलती है। अब एक तरफ इंडिया का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट या इसको हम लोग कह सकते हैं निर्यात, और दूसरी तरफ इंपोर्ट है, इसको हम कहेंगे आयात, यानी भारत बाहरी देशों से खरीदता है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में हमारा सबसे बड़ा शेयर है वो अमेरिका को जाता है। पूरे एक्सपोर्ट में लगभग 17% या उससे थोड़ा सा अधिक हम शेयर करते हैं अमेरिका को। लेकिन जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो अमेरिका हमारा यहाँ पे है। अमेरिका में जितना हम इंपोर्ट करते हैं, जितना सामान अमेरिका से खरीदते हैं, दोगुना से थोड़ा सा कम उतना बेचते हैं। तो अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार घाटा है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है। और जब से ट्रंप साहब ने दोबारा शपथ ली हुई है, इस चीज को टारगेट करते रहे हैं। पहले टाइम भी वो कहते थे कि भारत जो है टैरिफ किंग है, यानी कि अमेरिकी सामानों पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है तो उनकी आपूर्ति इंडिया में कम हो जाती है क्योंकि उनके दाम महंगे हो जाते हैं। तो अमेरिका के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुका हुआ है। इसी तरह से दूसरा जो हमारा व्यापारिक पार्टनर है वो यूनाइटेड अरब एमिरात, यूएई। ये 2023 का डाटा है, लेकिन यूएई के साथ हम देख सकते हैं कि 35.62 यूएस बिलियन डॉलर में हम निर्यात करते हैं, और यूएई से हम जो आयात करते हैं 48.02 बिलियन डॉलर्स में है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स के साथ इंडिया का व्यापार संतुलन प्रतिकूल है, क्योंकि हम जितना यूएई से आयात करते हैं उससे कम हम निर्यात करते हैं। इसी तरह से नीदरलैंड्स में देख सकते हैं, नीदरलैंड्स को हम निर्यात करते हैं। चीन के केस में देखते हैं कि 16.66 यूएस बिलियन डॉलर में हम निर्यात करते हैं, और खरीदते कितना है 101.75 यूएस बिलियन डॉलर में। तो चीन के साथ जो हमारा व्यापार संतुलन है वो बहुत ही ज्यादा चीन के पक्ष में झुका हुआ है, और जितना चीन हमको निर्यात करता है उसके 5 गुना से भी कम हम चीन को निर्यात करते हैं, और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो सरकार धीरे धीरे इसको प्रयास कर रही है कम करने के लिए। इसी तरह से हमारा सिंगापुर को हम निर्यात करते हैं 14.14 यूएस बिलियन डॉलर में, लेकिन सिंगापुर से जो हमारे यहाँ आता है 21.20 आता है। तो जितना भी भारत का निर्यात है उससे कहीं बढ़ के भारत का आयात है, इसलिए व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। तो ये 10 कंट्री ऐसे हैं जो टॉप हमारे एक्सपोर्ट हैं, और 10 ऐसे हैं जिनसे हमारा इंपोर्ट होता है। तो यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चीन, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली। तो ये 2023 में हमारे 10 सबसे बड़े निर्यात के डेस्टिनेशन थे। अब आयात को देखते हैं तो चीन है, रूस है। रूस में तो सबसे ज़्यादा हम हथियार खरीदते हैं, इसके बाद प्राकृतिक तेल और नेचुरल गैस खरीदते हैं। यूएई है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया। ये सारे ऐसे कंट्री हैं जिनको हमने ट्रेड ब्लॉक में पढ़ा था, ओपेक कंट्री के देश हैं। तो ओपेक से भारत मुख्यतः तेल की खरीदारी करता है, और स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और साउथ कोरिया, इन सब देशों से जो तकनीकी चीजें हैं उनकी खरीदारी भारत करता है। ये ओवरऑल भारतीय व्यापार की दिशा है, जिसको हम देशों के क्रम में और महाद्वीपों के क्रम में देख सकते हैं। अब हम समझते हैं भारत के सीपोर्ट्स के बारे में। तो जो भी समुद्री पत्तन है इंडिया में, इनको कहा जाता है गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भारत में पत्तनों के अवस्थित होने की जो फेवरेबल दशाएं हैं, वो भारत में आधे से अधिक भाग 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, और इसकी तटरेखा लंबी है। और इन पत्तनों के प्रतिरूप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि भारत में जो पश्चिमी तट है वहां पे अधिक पत्तन पाए जाते हैं रिलेटिवली पूर्वी तट के। तो ये जो इंडिया का मैप है, वहां का ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला कोस्ट, इस पे पत्तनों की अवस्थिति कम है रादर देन की वेस्टर्न कोस्ट। और ऐसा क्यों है? हमने इंडिया की फिजियोग्राफी जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्ट ये सबमर्जेंट कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट इमर्जेंट कोस्ट है।
तो इमरजेंट कोस्ट में धीरे धीरे वो ऊपर उठता है और सबमर्जेंस कोस्ट में नीचे जाता है। तो सबमर्ज होने की वजह से यहाँ की तट रेखा बहुत कटी फटी है, दंतुरित है, और तट रेखा कटी फट होने के साथ ही साथ ये चट्टानी है। तो यहाँ पे नेचुरल पोताश्रय मिल गए हैं। इनके साथ ही जब हम देखते हैं तो ये जो ट्रेड रूट है स्वेज कैनाल वाला, जो अफ्रीका के साथ वाला, तो वेस्टर्न तट से वो नजदीक है। और जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, यहाँ ईस्टर्न इंडिया की तुलना में ये काफी ज्यादा औद्योगिक है। यहाँ निर्यात की सुविधाएं अधिक होनी चाहिए और इसमें नदियों द्वारा एस्चुरी बनाई जाती है, जबकि पूर्वी तट पे नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया हुआ है। तो ये जो नेचुरल एस्चुरी बनती हैं, ये एस्चुरी बंदरगाह बनने का एक प्राकृतिक साइट मुहैया कराती हैं और वहां पे बंदरगाहों का विकास काफी अच्छे से होता है। इसके साथ ही साथ जो ऐतिहासिक तत्व काम करता है वो है ब्रिटिशर्स ने इन कोस्ट को ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि ये यूरोप जाने के आने के लिए नज़दीक हुआ करते थे। तो ये सब फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स काफ़ी डेवलप्ड हैं और उनकी संख्या भी अधिक है ईस्टर्न इंडिया की तुलना में। और भारत में इन पत्तनों का बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है। इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाए गए हैं और भारत के कई सारे नगर हैं जिनके नाम के आगे पत्तन जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर से प्राचीन समुद्री व्यापार के वो केंद्र हुआ करते थे। लेकिन भारत में जो समुद्री व्यापार हुआ, इसका महत्व तब बढ़ा जब भारत में यूरोपियनों का आगमन हुआ और यूरोपियों में भी ब्रिटिश प्रमुख थे। अंग्रेजों ने भारत के जो पत्तन हैं, उन पत्तनों को एक सक्शन पॉइंट की तरह से, एक सोख्ते की तरह से यूज किया, जो उनके हिंटरलैंड या प्रभाव क्षेत्र के संसाधन हुआ करते थे उनको उपयोग करने के लिए। और इन पत्तनों से रोड का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, ये सारे बिछाए गए। उदाहरण के लिए जैसे एक कोई पोर्ट है यहाँ कोस्ट पे, तो उसका जो भी प्रभाव क्षेत्र होता है, जहां तक वो सेवाएं प्रदान कर सकता है, उस क्षेत्र को हम लोग हिंटरलैंड या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। और अंग्रेजों ने संसाधनों के विदोहन के लिए इस प्रभाव क्षेत्र को बहुत अच्छे से यूज किया। जब विभाजन हुआ तो भारत के दो प्रमुख पोर्ट, एक कराची और दूसरा चटगांव, ये दोनों ही भारत के हाथ से निकल गए। कराची पोर्ट की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में है और चटगांव पोर्ट की स्थिति बांग्लादेश में है। इन दो पोर्टों के भारत सरकार के हाथ से निकल जाने के कारण भारत ने दो पोर्ट डेवलप किए। एक कांडला है जो कराची से कम ही दूरी पर स्थित है, और डायमंड हार्बर है कलकत्ता के नज़दीक में हुगली नदी पे। इन दो पोर्ट्स को डेवलप किया गया इनको कंपेंसेट करने के लिए। तो तमाम बाधाओं के बावजूद भी भारत में जो पत्तन निर्माण है उसका विकास होता गया और वर्तमान में 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 या उससे ज़्यादा छोटे या मध्यम क्रम के पोर्ट हैं। तो बेसिकली जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उनका रेगुलेशन, उनका मेंटेनेंस और गवर्नेंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो छोटे पोर्ट्स होते हैं या इंटरमीडिएट पोर्ट होते हैं उनका रखरखाव, देख रेख, उनका मेंटेनेंस और रेगुलेशन ये स्टेट गवर्नमेंट्स के जिम्मे होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में। और इसमें हम तीसरा पोर्ट ब्लेयर को जोड़ दें तो टोटल हमारे मेजर पोर्ट्स 13 हो जाते हैं। तो ये मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ स्थित हैं इनको हम इस मैप पे देख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, कांडला पोर्ट है, कांडला के साथ मुंबई, मुंबई के बाद मार्मागांव जो गोवा में स्थित है, गोवा के साथ साथ न्यू मंगलौर, मंगलौर के बाद ये कोच्चि, ये प्रमुख पोर्ट हैं पश्चिमी तट पे। अब पूर्वी तट के पोर्ट्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तो ये कुछ प्रमुख पोर्ट हैं पूर्वी तट पे। जब इनके हिंटरलैंड की बात करते हैं तो बंबई हमारा सबसे बड़ा पोर्ट है पूरे इंडिया में, और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे इसके प्रभाव क्षेत्र में ये सेवा देता है। इसी तरह से जब कलकत्ता को देखते हैं तो कलकत्ता का ये बिहार, यूपी, ये पूरा क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ नेपाल और भूटान के जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जिनको समुद्र तक पहुंच नहीं है, तो ये कलकत्ता पोर्ट इन सबको भी सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग हिंटरलैंड कहते हैं या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, जितने एरिया को अपनी सेवाओं के द्वारा कोई बंदरगाह कवर करता है। इसी तरह से सभी बंदरगाहों के ये सर्विस एरिया हैं जिनको हिंटरलैंड्स कहा जाता है। वर्तमान में ये पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार दोनों को ही नियंत्रित करते हैं। जो 1951 में 20 मिलियन टन की कैपेसिटी हुआ करती थी इन बंदरगाहों की, 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार ये 837 मिलियन टन की कैपेसिटी हो गई। तो इस तरह से ये बंदरगाहों की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ी है। अब इन बंदरगाहों के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें है कांडला पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ के शीर्ष पे स्थित है। ये लोकेशन है हमारे गल्फ ऑफ कच्छ की,
और ये लोकेशन है कांडला की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कराची पोर्ट है। तो कराची के कारण ही कांडला को डेवलप किया गया। यह पोर्ट भारत के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग को सर्व करता है और सर्व करने के साथ ही साथ जो बंबई के ऊपर एक्सेस प्रेशर है उसको ये कम करता है। इसको इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और फर्टिलाइजर को आयात किया जा सके। इसके साथ ही साथ कांडला पोर्ट के दबाव के लिए वादीनार में वहीं बगल में जामनगर के पास में टर्मिनल डेवलप किया गया है। जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है वो मुंबई, तो दूसरा पोर्ट ये है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और पूरे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। और यह बंदरगाह स्वेज नहर के निकट, अफ्रीका के नजदीक और यूरोपीय देशों के नजदीक है। और इस पे अमेरिका से लेके यूरोपीय देशों, अफ्रीकी देशों सबसे व्यापार होता है। इसको मैप पे देखते हैं तो ये गूगल मैप की इमेज है। यह देख सकते हैं मुंबई पोर्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट पे है और ये बहुत ही बड़ा, जो लगभग 6 से 10 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल भी माना जाता है। इसके हिंटरलैंड में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग आते हैं। मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया है। नावा शेवा में स्थित है और यह एक सैटेलाइट पोर्ट की तरह डेवलप्ड है। जैसे ये मेन पोर्ट है, बड़ा पोर्ट है, इस पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए छोटे पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो ऐसे पोर्ट्स को हम लोग सैटेलाइट पोर्ट कहते हैं। और यह लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है पूरे इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा, और इसकी स्थिति मुंबई के पास में ही है। अब जो चौथा पोर्ट है मर्मागांव पोर्ट, ये स्थित है गोवा में। और गोवा में दो नदियां हैं बेसिकली, मांडोवी और जुआरी नदी। तो ये जुआरी नदी के एस्चुअरी पे स्थित है। ये देख सकते हैं ये गूगल इमेज में, ये जुआरी नदी का एस्चुअरी है और यहाँ पे मर्मागांव का पोर्ट है। और इसको विशेष कर से रिमॉडल किया गया 1961 में जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए। इसका हिंटरलैंड बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे कोंकण रेलवे का विस्तार हुआ। कोंकण रेलवे के बारे में हमने जस्ट पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये हिंटरलैंड इसका विस्तृत हो गया। और कर्नाटक, गोवा और साउदर्न महाराष्ट्र इसके हिंटरलैंड में आते हैं। जो पश्चिमी तट का ही अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर पोर्ट, यह कर्नाटक में स्थित है और ये भी आयरन ओर और आयरन के कंसंट्रेट का निर्यात करने के लिए डेवलप किया गया है। आयरन ओर के साथ साथ यह फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, चाय, कॉफी, ये सब भी व्यापार इस पोर्ट के माध्यम से किए जाते हैं। तो जो कर्नाटक का पूरा क्षेत्र है ये इसका प्रमुख हिंटरलैंड है। तो इसकी लोकेशन हम देख सकते हैं, ये न्यू मंगलोर पोर्ट है। ये मंगलौर सिटी है और मंगलौर सिटी के नज़दीक में यहाँ से देख सकते हैं समुद्र तट का ओपन है ये। और इसके बैक साइड से एक नदी बहती है, ये गुरुपुरा नदी है। ये पतली सी नदी है लेकिन ये इस पत्तन के नज़दीक से प्रवाहित हो रही है। और दक्षिण में चलते हैं तो कोच्चि पोर्ट। और कोच्चि पोर्ट की स्थिति जो है वेम्बनाड झील के हेड पे है। तो ये लोकेशन हमारी लेक वेम्बनाड है, ये जो केरल में कायाल के नाम से जानी जाती है और केरल की ये सबसे बड़ी कायाल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये कोच्चि का पोर्ट है। तो वेम्बनाड झील के जस्ट ऊपर ये पोर्ट है और इसको अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। यह एक नेचुरल हार्बर है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये स्वेज कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नज़दीक स्थिति है और ये केरल, दक्षिण कर्नाटक और वेस्टर्न तमिलनाडु को सर्व करता है, यानी ये इसके हिंटरलैंड्स हैं। अब हम पूर्वी तट के पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कोलकाता पोर्ट आता है। तो कोलकाता पोर्ट की स्थिति देखते हैं, ये है हुगली रिवर और हुगली रिवर पर 128 किलोमीटर समुद्र के तट से अंदर ये पोर्ट यहाँ पे विकसित हुआ है। और कलकत्ता पोर्ट को प्रमुख लाभ इसलिए मिला कि ये लंबे समय तक ब्रिटिश काल की राजधानी रही है। और जैसे जैसे अन्य पोर्ट डेवलप होते गए, जैसे विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया जो इसका सैटेलाइट पोर्ट के रूप में है, तो इन सब पत्तनों के कारण कलकत्ता पत्तन के प्रभाव में और महत्व में कमी आई। और इसके साथ ही साथ हुगली नदी में होने वाला जो सिल्टेशन है, जो बालू जमा होने की मात्रा है वो अधिक है और इसके कारण कलकत्ता का पोर्ट काफी समस्याएं फेस करता है क्योंकि बड़े जलयान वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हल्दिया है, हल्दिया यहाँ पे डेवलप है। ये दूरी 128 किलोमीटर की और यहाँ से 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे हल्दिया बसा हुआ है। तो ये एक सैटेलाइट पोर्ट के रूप में कलकत्ता को सर्व करता है और भारी जलयान यहीं तक रह जाते हैं जो अंदर कलकत्ता तक
नहीं जाते। कलकत्ता पोर्ट का जो हिंटरलैंड है वो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करता है और साथ ही साथ इसमें नेपाल और भूटान के अंतर्राष्ट्रीय जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं भारत के पड़ोस में, इनको भी समुद्री व्यापार की सुविधाओं को मुहैया कराता है। कलकत्ता का जो सैटेलाइट पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, ये जनरली 105 किलोमीटर नीचे बना हुआ, नीचे यानी दक्षिण में समुद्र के नज़दीक, और इसको बनाया गया है कि कोलकाता पोर्ट का जो कंजेशन है, जो वहाँ भीड़ भाड़ है, जो वहाँ पे दबाव है, उसको कम किया जा सके। तो हल्दिया का पोर्ट बेसिकली जो बल्कि गुड्स हैं, भारी गुड्स हैं, उनको हैंडल करता है, जिनमें आयरन ओर, कोयला, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, जूट और जूट से बने हुए सामान, ये सारे व्यापार किए जाते हैं। हल्दिया के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट पारादीप पोर्ट। पारादीप बेसिकली महानदी डेल्टा में स्थित है उड़ीसा में, और यह भारत का सबसे डीपेस्ट हार्बर है, सबसे गहरा बंदरगाह है। तो गहरे बंदरगाह होने से बड़े बड़े जलयान यहाँ पहुंच जाते हैं और बहुत बड़े जलयानों को हैंडल करने के लिए बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पारादीप पोर्ट है ये, और इसका भी निर्माण भारत से बहुत सारे आयरन ओर को निर्यात करने के लिए बनाया गया। इसके जो हिंटरलैंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सारे हमने पढ़ा है लौह अयस्क के उत्पादन के एरियाज हैं। तो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है पारादीप के द्वारा। पारादीप के बाद पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बेसिकली लैंड लॉक्ड है, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो इसकी जब हम लोकेशन देखते हैं, ये विशाखापट्टनम है हमारा, और विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो यहाँ पे है। तो इस पोर्ट के आगे एक चट्टानी संरचना है जिसको कि डॉल्फिन नोज कहा जाता है, यानी डॉल्फिन मछली की नाक। तो इस डॉल्फिन नोज से होके इनलेट है, इस इनलेट से यह पोर्ट समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस बंदरगाह से भारत से आयरन और पेट्रोलियम और बाकी जो सामान्य वस्तुएं हैं वो व्यापार की जाती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विशाखापट्टनम बंदरगाह के मुख्य प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। विशाखापट्टनम के आगे चेन्नई का पोर्ट है। तो चेन्नई का पोर्ट भी भारत में सबसे पुराना पोर्ट है और इसका भी विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो चेन्नई का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये आर्टिफिशियल हार्बर है, और यहाँ चूंकि पानी बहुत कम गहराई होती है इसलिए बड़े शिप यहाँ पे नहीं आ पाते, और इसके प्रभाव क्षेत्र में तमिलनाडु का क्षेत्र और पांडिचेरी का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। तो इस चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए दो और बंदरगाह डेवलप किए गए, एक है एन्नोर और दूसरा है तूतीकोरिन। तो एन्नोर बेसिकली तमिलनाडु में ही है और चेन्नई से 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, और तूतीकोरिन का पोर्ट ये थोड़ा दूर है और दक्षिण में स्थित है। तो इसका भी डेवलपमेंट चेन्नई के प्रेशर को कम करने के लिए किया गया, और ये बहुत सारे कार्गो को डील करता है, जैसे ये कोयला है, नमक है, फूड ग्रेन्स है, चीनी है, केमिकल्स है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो ये दोनों बंदरगाह एन्नोर और तूतीकोरिन, इनका विकास ही किया गया है कि चेन्नई बंदरगाह के ऊपर का प्रेशर कम किया जा सके। तो ये भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। अब इन बंदरगाहों के साथ हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्टेशन के टर्मिनल होते हैं, और एयर ट्रांसपोर्टेशन में जब मूल्यवान वस्तुओं को कम समय में ढोया जाता है तो वो सबसे उपयुक्त साधन होता है। तो भारत की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 25 मेजर एयरपोर्ट हैं, ये 2016-17 का डाटा है, और इनमें मुख्यतया जो बड़े बड़े शहर हैं, जो औद्योगिक शहर हैं और जनरली प्रदेशों की राजधानियां हैं, वो सारी सम्मिलित की जाती हैं। तो इनको हम इस डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनके अतिरिक्त यहाँ पे बंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, बनारस, ये सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स के उदाहरण हैं। और इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ साथ जो नेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स जो मुख्यतया राजधानियां हैं, ये सारे नेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और इन नेशनल एयरपोर्ट्स के साथ साथ और भी कई सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप किए गए हैं जो उड़ान स्कीम के तहत डेवलप हुए हैं। इसको भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि उड़े देश का आम नागरिक, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।